आज का केस आपको सिखाएगा कि आज के वक्त में रिश्तों पर यकीन कर पाना भी कितना मुश्किल हो गया है। पैसों की खातिर इंसान इतना गिर जाता है कि उसकी आंखों में मानो पट्टी बंध जाती है। क्या होता है जब संपत्ति रिश्तों से बढ़ के हो जाती है? आइए बताते हैं आपको इस केस फाइल में। तारीख थी 23 जुलाई 2025 और जगह थी ग्वालियर का शिवपुरी जिला, जिसे दूसरे शहरों से जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे 26। इसी NH 26 पर एक कार दौड़ रही थी जिसके अंदर 3 लोग सवार थे। ड्राइवर सीट पर कार का ड्राइवर और बैक सीट पर एक युवक और उसके साथ बैठी थी एक 17-18 साल की लड़की। रात के घंघोर अंधेरे को चीरती हुई जैसे ही 10:30 बजे के आसपास एक गाड़ी एक गांव के पास पहुंचती है तो लड़की कार को रुकवा देती है क्योंकि उसे नेचर कॉल आई थी। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा गुस्सा हो जाता और कहता है कि आप क्यों बार बार गाड़ी रुकवा रही हैं? 10 मिनट पहले ही तो हमने गाड़ी रोकी थी, तभी आप बता देती। पर लड़की ड्राइवर की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती गाड़ी रुकवा लेती है और फिर एक सुनसान जगह पर जाकर फ्रेश होने लगती है। अचानक से कार के पास तेज रफ्तार से गाड़ी आती है जिसमें 2 बदमाश सवार थे। ये कार के पास आकर खिड़की पर नॉक करके शीशा नीचे करवाते हैं और बैक सीट पर बैठे युवक पर लगातार 4 राउंड फायरिंग करते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। इन 4 ताबड़तोड़ गोलियों से युवक का शरीर जख्मों से छलनी हो जाता है और इसी हाल में बदमाश गाड़ी लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर एक और कार आती है और वो लड़की जो टॉयलेट की कहकर गई हुई थी वो दूसरी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन जख्मी युवक को एक बार भी जाकर नहीं देखती। अब सिर्फ कार में ड्राइवर भगत सिंह और वो जख्मी युवक होता है। भगत सिंह इस पूरी घटना से काफी सहम जाता है और किसी से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर जख्मी व्यक्ति की हालत बिगड़ती जाती है। मदद की उम्मीद नजर ना आती देख भगत सिंह जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस को सारी वारदात की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस जल्दी से अपनी टीम लेकर उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और देखती है कि बैक सीट पर लेटे युवक की हालत सच में बहुत सीरियस है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पुलिस देर न करते हुए तुरंत ही उस युवक को लेकर पास के जय आरोग्य हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर युवक को देखते ही ये बता देते हैं कि ये अब जिंदा नहीं है। अब इस व्यक्ति को किसने और क्यों मारा, ये सवाल पुलिस के दिमाग में खटकने लगता है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कार ड्राइवर भगत सिंह ही दे सकता था। इसलिए अब पुलिस भगत सिंह से पूछताछ करती है। भगत सिंह बताता है कि मेरा इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि इसने तो 15 दिन के लिए मेरी कार रेंट पर ली थी और मैं इसकी ही बताई हुई जगहों पर लेकर जा रहा था। 23 जून की रात को भी मैं अपनी ड्यूटी पर ही था, पर अचानक से 2 बदमाशों ने आकर इस पर हमला कर दिया और इस शख्स के साथ जो लड़की थी वो भी दूसरी कार में चली गई। इस तरह भगत सिंह पूरी घटना की हर छोटी से छोटी जानकारी पुलिस को बता देता है, जिसे सुनकर पुलिस समझ जाती है कि जरूर ये किसी गहरी साजिश के तहत हुआ है। इस व्यक्ति का नाम था लीलाधर उर्फ अजय तोमर। पुलिस जब अजय तोमर की कुंडली खंगालती है तो बहुत से राजों से पर्दा उठता है और पुलिस को पता चलता है कि अजय तोमर के स्वर्गीय पिता हनुमान सिंह तोमर एक ASI अफसर रह चुके हैं। कारगिल युद्ध में भी हनुमान सिंह तोमर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इन्हें भारतीय सेना का एक जाबाज सिपाही माना जाता था, जिनके चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन कुछ समय बाद हनुमान सिंह तोमर रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर मध्य प्रदेश पुलिस में इनकी काबिलियत देखकर इन्हें ASI अफसर की नौकरी मिल जाती है और ये अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। हनुमान सिंह की फैमिली बहुत छोटी थी और खुशहाल थी। फैमिली में 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अजय तोमर और छोटा बेटा भानु तोमर। वहीं इनकी पत्नी का नाम होता है शकुंतला देवी। ये पूरा परिवार ग्वालियर की DD नगर कॉलोनी में रहा करता था, जहां हनुमान सिंह तोमर नौकरी करते थे। वहीं शकुंतला देवी घर और बच्चों को संभालती थी और माँ बाप का लाडला बेटा था भानु, जो छोटा होने के बाद भी अपने बड़े भाई अजय तोमर से बेहद तमीजदार और समझदार था, जबकि अजय बहुत ही बिगड़ैल था और इसकी हरकतें भी अच्छी नहीं थी। बेटे का ये बर्ताव सबसे ज्यादा चुभता था हनुमान सिंह तोमर को, जो कि एक पुलिस अफसर होने के नाते अपने बेटे को भी अपनी तरह एक डिसेंट आदमी बनाना चाहते थे। पर अजय इनकी कोई बात नहीं मानता था, बल्कि वही काम करता था जिसकी उसे मनाही की जाती थी। इसलिए एक समय आने पर हनुमान सिंह तोमर अजय से बातचीत करना बंद कर देते हैं। पर अजय की सेहत पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि ये अपनी हुड़दंग बदमाशी भरी हरकतें करना जारी रखता है। हालांकि अजय तोमर एक शादीशुदा व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी काफी सभ्य और सुशील महिला थी, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर होती है।
और अजय की बेटी भी स्कूल में पढ़ रही होती है। लेकिन अजय फिर भी नहीं सुधरता, बल्कि आवारा लड़कों की तरह घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब उसकी जिंदगी बन जाता है। जिससे हनुमान सिंह तोमर न सिर्फ इससे बोलचाल खत्म कर देते हैं, बल्कि इसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाता है। जिस वजह से अजय तोमर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ एक किराए के मकान में रहने लगता है। लेकिन किराया देना, परिवार का खर्च उठाना इसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए ये 2 बार आके पिता से गुजारिश करता है कि उसे इतनी जमीन दे दी जाए कि वो एक छोटा सा कमरा बनाकर उसमें रह ले, ताकि मकान के किराए का बोझ सर से उतर सके। लेकिन हनुमान सिंह तोमर हर बार उसे मना कर देते हैं, क्योंकि अजय उनकी बात नहीं मानता था। इसलिए अब अजय के लिए उनके दिल में प्यार, परवाह, फिक्र सब कुछ खत्म हो चुका था। हनुमान सिंह को लगता था कि अगर उन्होंने अजय को जमीन दे दी तो अजय उसे भी बेचकर खा जाएगा। इसलिए ये लाख समझाने के बाद भी अजय को जमीन नहीं देते। इस तरह दोनों बाप बेटे के बीच एक दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाती है और वक्त के साथ ये दुश्मनी बढ़ती जाती है। इसी बीच तारीख आती है 22 मई 2017 की। इस दिन हनुमान सिंह के भाई के घर में शादी की शहनाई बज रही थी। खुशियों का माहौल था और हनुमान सिंह के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी यहाँ मौजूद था। इस शादी के लिए न सिर्फ हनुमान तोमर जॉब से 1 हफ्ते की छुट्टी लेते हैं, बल्कि शादी के खर्च के लिए कुछ पैसे भी दे देते हैं, जो कि उनकी आदत थी। हनुमान तोमर एक नेक दिल इंसान थे, जो गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए भी जाने जाते थे। जबकि अजय तोमर, जो कि उनका खुद का बेटा था, उसे वो रत्ती भर पैसे नहीं देते और उसकी वजह थी अजय का बर्ताव। इसी बात से अजय हनुमान तोमर से और ज्यादा खफा रहता था। संपत्ति के बंटवारे को लेकर ही दोनों बाप बेटे के बीच मनमुटाव हुआ था, जिसका अंजाम इतना खौफनाक होने वाला था कि किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। अगले ही दिन यानी 23 मई 2017 को दिन भर शादी की तैयारी करने के बाद रात में हनुमान सिंह तोमर अपनी पत्नी शकुंतला देवी से कहते हैं कि आज दिन भर शादी में बहुत काम किया, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर हनुमान तोमर कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद अजय अपनी पत्नी को लेकर हनुमान तोमर के कमरे में दबे पांव घुसता है और अपने साथ लाई गई बंदूक निकालकर बिस्तर पर लेटे अपने ही पिता हनुमान तोमर पर गोलियों की बौछार कर देता है। अजय लगातार 4 राउंड फायरिंग करता है, जिससे उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अजय अपने पिता को कैसे मार सकता है, लेकिन इस वक्त अजय बौखलाया हुआ था। वो अपनी पत्नी के लाख मना करने के बाद भी वहाँ नहीं रुकता, बल्कि उसके साथ भी मारपीट करने लगता है। 4 गोलियां लगने से हनुमान तोमर इसी वक्त दम तोड़ देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर शकुंतला और भानु भी जल्दी से कमरे में आ जाते हैं और हनुमान तोमर की बॉडी देखकर तुरंत ही पुलिस को सूचना देने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर शकुंतला पुलिस को बताती है कि मेरे बेटे अजय ने मेरे पति की जान ले ली। ये सुनकर पुलिस तुरंत ही FIR लिखती है और फाइनली हनुमान तोमर को मारने वाले अजय तोमर को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अजय तोमर पर मुकदमा चलता रहता है और 2 साल बाद यानी 2019 में अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है और वो केंद्रीय कारागार ग्वालियर में अपनी सजा काटने लगता है। इसकी नफरत के चलते दोनों घर बिखर जाते हैं। एक तरफ अजय की पत्नी और बेटी अकेली पड़ गई थी। बेटी की जिम्मेदारी उठाने, घर का खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी, जो पहले से नौकरी करती थी, वो अब और ज्यादा मेहनत करने लगती है और अकेले ही बेटी को पालती पोसती है। जबकि दूसरी तरफ अजय का खुद का परिवार उजड़ चुका था। माँ और छोटा भाई भानु अब अकेले रह गए थे और परिवार के हर सदस्य ने अजय से रिश्ता तोड़ दिया था। और फिर आता है साल 2025। अप्रैल के महीने में अजय पैरोल की दरख्वास्त करता है और इसे पैरोल मिल जाती है। इस बीच ये अपनी पत्नी के पास भी जाता है, पर इसकी हरकतों से तंग आकर पत्नी इसे तलाक देकर हर रिश्ता खत्म कर देती है और अजय पैरोल के समय सीमा खत्म होने के बाद जेल वापस लौट आता है। कुछ दिन जेल में रहने के बाद फिर से अजय पैरोल के लिए अप्लाई करता है और अदालत इसे 14 जुलाई से 29 जुलाई 2025 तक की पैरोल पर बाहर रहने की इजाजत दे देती है। घूमने फिरने के लिए अजय को एक गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए ये 14-15 दिन के लिए कार रेंट पर ले लेता है और ये कार भगत सिंह की ही थी। अजय भगत सिंह को शिवपुरी ले जाता है और ये तारीख होती है 23 जुलाई की। पहले तो अजय अकेला ही कार में था, लेकिन आधे रास्ते पर पहुंचने पर एक लड़की को ये कार में बैठा लेता है, क्योंकि ये लड़की इसी की जान पहचान की थी। इसके बाद जो हुआ वो सब आप अच्छे से जानते ही हैं। शूटर आए, अजय को मारा और पुलिस तक ये केस पहुंच गया। पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। इधर जब अजय की माँ और भाई भानु को उसकी खबर मिलती है कि अजय इस दुनिया में नहीं रहा,
तो दोनों ना चाहते हुए भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो जाते हैं। आपको बता दें, इस वक्त भानु तोमर एक पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात था और इसे हनुमान तोमर की जगह ही नौकरी दी गई थी। खैर, अंतिम संस्कार हो जाने के बाद पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर अजय को मारने वाला है कौन। क्या अजय की हरकतों के चलते उसकी किसी से दुश्मनी हो गई थी या फिर माजरा कुछ और ही है? सच जानने के लिए पुलिस एक स्पेशल टीम बनाती है और फिर NH-26 के पूरे इलाके और आसपास की रोड्स पर लगे सभी CCTV कैमरों को बारीकी से खंगालना शुरू करती है। पुलिस करीब 500 कैमरे चेक करती है। इस बीच पुलिस को वो कार नजर आ जाती है जिसमें लड़की बैठकर फरार हुई थी। फुटेज से पुलिस तुरंत ही कार का नंबर नोट कर लेती है और जब कार की डिटेल्स निकलवाई जाती है तो खुलासा होता है कि इस कार का रजिस्ट्रेशन भानु तोमर के नाम पर हुआ है, यानी कि ये कार अजय तोमर के छोटे भाई की थी जिसमें बैठकर लड़की गई थी। लेकिन लड़की और भानु का आपस में क्या कनेक्शन है? कैसे वो अजय के मरने के बाद ठीक लड़की को पिक करने आया? ये सब सवाल पुलिस के शक की सुई को भानु पर मोड़ देती है और जब पुलिस भानु से पूछताछ करने का फैसला करती है तो पता चलता है कि भानु तो फरार हो गया है, जिससे पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर भानु तोमर ने ही अपने भाई की जान ली है। लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने और उसके गुनाहों की सजा देने के लिए पुलिस दिन रात भानु तोमर की तलाश करती है। इंदौर में जहां उसकी पोस्टिंग थी वहां भी चेक करती है, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता और खुलासा होता है कि भानु कुछ ही दिन पहले देश छोड़कर भाग गया है और फिलहाल उसे पनाह दी है बैंकॉक ने, जहां वो पुलिस से बचकर रह रहा है। भानु ने जितनी चालाकी और होशियारी से इस पूरे मामले को अंजाम दिया था, उससे पुलिस ये तो समझ गई थी कि उसका इस काम में किसी और ने भी साथ दिया है, जैसे शूटर्स। इसलिए अब पुलिस इस केस से जुड़े हर मुजरिम को पकड़ने में जुट जाती है और जब भानु की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाती है तो एक नाम सामने आता है, धर्मेंद्र कुशवाहा, जिससे भानु की पिछले कुछ दिनों से लगातार बात हो रही थी। जब धर्मेंद्र कुशवाहा के बारे में जानकारी जुटाती है पुलिस तो पता चलता है कि ये भी एक कातिल है जिसने 2011 में एक शख्स को मारा था और इसके अलावा भी उसने कई लोगों को मारा हुआ है और कई बड़े बड़े केसेस से इसका कनेक्शन रहा है। लेकिन 2011 में हुए कत्ल के इल्जाम में इसे 26 जनवरी 2025 को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सजा पूरी हो गई थी। यानी कि जिस वक्त अजय को मारा गया था उस वक्त धर्मेंद्र बाहर ही था। ये जानने के बाद अब पुलिस सच की तह तक पहुंचने के लिए धर्मेंद्र की खोज में लग जाती है और कड़ी मेहनत के बाद पुलिस आखिरकार धर्मेंद्र को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और अजय तोमर के केस के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर धर्मेंद्र बताता है कि उसने जेल से रिहा होने के बाद अपनी आजादी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी और कुछ समय बाद ही उसे भानु तोमर नाम के एक शख्स का मैसेज आया। भानु उससे पूछता है कि क्या तुम ग्वालियर के जेल में बंद थे, तो धर्मेंद्र हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर भानु उससे कहता है कि क्या तुम उस जेल में अजय तोमर नाम के एक कैदी से मिले थे। इस पर धर्मेंद्र बताता है कि अजय का लॉकअप तो मेरे लॉकअप के बराबर में ही था और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। भानु इसे करीब 1 लाख रुपए देकर कहता है कि जब मैं कहूं तो तुम मेरा एक काम कर देना। सब इंस्पेक्टर होने की वजह से धर्मेंद्र भी उसके डर की वजह से हामी भर लेता है। इसके बाद भानु अपने ही एक रिश्तेदार जिसका नाम नुकेश तोमर था, उसे भी अपने साथ एक खौफनाक प्लान में शामिल कर लेता है और प्लान था अजय तोमर को मारने का, जो पैरोल पर बाहर आ गया था। लेकिन उसे जाल में फंसाए कैसे, ये सवाल भानु को परेशान कर रहा था। तभी उसे लड़की का ध्यान आता है। दरअसल अजय की कमजोरी लड़कियां ही थी जिन्हें देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता था। अजय की इसी कमजोरी को भानु अपनी ताकत बनाता है और एक 17-18 साल की कॉल गर्ल को हायर कर लेता है जो खुद कुछ समय पहले सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बाल सुधार गृह में सजा काट कर आई थी। इसलिए ये पैसों के लिए भानु की बात मानकर अजय को हनी ट्रैप में फंसाना शुरू कर देती है। पहले उससे मीठी मीठी बातें करते हुए उसे अपना दीवाना बना लेती है और फिर प्लान को अंजाम देने के लिए 23 जुलाई को उसे मिलने के लिए बुला लेती है। अजय भी खुशी खुशी इससे मिलने के लिए राजी हो जाता है और भगत सिंह के साथ शिवपुरी इलाके में पहुंच जाता है और बीच रास्ते में से लड़की को पिक कर लेता है। लेकिन प्लान के मुताबिक कुछ दूर चलते ही लड़की टॉयलेट के बहाने गाड़ी रुकवा देती है और फिर बदमाश आकर भानु का आदेश मानकर अजय को मार देते हैं। बताया जा रहा है कि भानु ने अजय को इसलिए मरवाया क्योंकि अजय उससे संपत्ति का आधा हिस्सा मांग रहा था, लेकिन भानु ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि जब पिता ने ही उसे हिस्सा नहीं दिया तो फिर भानु क्यों दे। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि भानु ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अजय को मारने की साजिश रची थी। हालांकि वजह कुछ भी हो, लेकिन कानून हाथ में लेना सही नहीं है, फिर चाहे वो खुद पुलिस इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। इसलिए पुलिस अब भानु तोमर की तलाश में जुटी हुई है और बाकी आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार करती जा रही है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या भानु ने जो किया वो सही किया
और भानु को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।